हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। सामने विधान परिषद का चुनाव है, न तो उनकी डिमांड को गंभीरता से लेती है, न ही उनकी जो धमकी है या उनके जो इस तरह के बयान है उसको गंभीरता से लेती है। स्थिति परिस्थिति में नहीं है कि तुरंत पाला बदल के तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव। अभी हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी हम के द्वारा जो किशनगंज में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जो बयान आया है उसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं, इनसे जानेंगे कि जीतन राम मांझी के इस बयान का जो उन्होंने कहा है कि मौजूदा गठबंधन में कई ऐसी बातें हो रही है जिसको लेकर घुटन महसूस हो रही है। विधान परिषद चुनाव सामने है और हमें सोच समझकर फैसला करना होगा कि किसके साथ रहने से हमें फायदा है। अभिषेक जी, लगातार आप जीतन राम मांझी को बयानों को लेकर आप भी कवरेज करते रहे हैं, लगातार जीतन राम मांझी से जुड़ी बातों को लेकर के आपको काफ़ी अनुभव है। इस बयान का क्या मतलब है? देखिए सर, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की जो पहचान है और ख़ासकर हाल के दिनों में वो उनके बयानों को लेकर है। उनके विवादित बयान और उनके इस तरह के बयान, कहीं भी जीतन राम मांझी किसी भी राजनीतिक खेमे में रहें वो सहज महसूस नहीं करते हैं। न तो वो महागठबंधन में सहज महसूस कर रहे थे और न ही अब एनडीए में सहज महसूस कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि किशनगंज में कल हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मौजूदा गठबंधन में कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें उन्हें घुटन महसूस हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। सामने विधान परिषद का चुनाव है। तो क्या जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी वाकई पाला बदलने वाले हैं अगर वो कह रहे हैं हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा और कौन सा फैसला हमारे हित में होगा? इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 15 सालों में हमारी सरकार होगी, लेकिन इसी तरह से जीतन राम मांझी की परेशानी ये है कि उनके सहयोगी दल ही या फिर जिस दल के सहारे उनकी एनडीए में एंट्री हुई है, जेडीयू ही, न तो उनकी डिमांड को गंभीरता से लेती है, न ही उनकी जो धमकी है या उनके जो इस तरह के बयान है उसको गंभीरता से लेती है। विधान परिषद का चुनाव का जिक्र उन्होंने किया। जाहिर तौर पर एक लंबे वक्त से जीतन राम मांझी विधान परिषद सीट की मांग करते रहे हैं। एक मंत्री पद भी उनको चाहिए। हमारी बात भी जीतन राम मांझी से हुई थी इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि देखिए, एक विभाग और चाहिए, एक मंत्री पद और चाहिए और एक एमएलसी की सीट भी चाहिए। तो जीतन राम मांझी ये मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की इस डिमांड को कभी नीतीश कुमार ने गंभीरता से नहीं लिया, कभी जेडीयू बीजेपी ने गंभीरता से नहीं लिया। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक सीट मिल जाती है हाजीपुर की, उनको तवज्जो दी जाती है, लेकिन जीतन राम मांझी की डिमांड पूरी नहीं की जाती है। जबकि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। लेकिन वैसे अब जीतन राम मांझी के 4 विधायकों की भी ज़रूरत बिहार में सरकार बचाने के लिए नहीं है। गणित इस तरह का हो गया है। जब वीआईपी पार्टी के 4 विधायक चले गए हैं, तीन विधायक बीजेपी में चले गए हैं, माफ़ कीजिएगा। तो जीतन राम मांझी ने ये कहा जरूर है, लेकिन क्या वो वाकई पाला बदलने वाले हैं या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जीतन राम मांझी को जितना आप जानते हैं, जितना हमने देखा है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। वैसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। जीतन राम मांझी अभी उस स्थिति परिस्थिति में नहीं है कि तुरंत पाला बदल के तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। वहाँ उनको क्या मिला और किन परिस्थितियों में वो आरजेडी से अलग हुए, महागठबंधन से अलग हुए, वो भी लोग जानते हैं। तो कह जरूर रहे हैं जीतन राम मांझी की विधान परिषद का चुनाव सामने है, हमें ये देखना होगा कि फ़ायदा किसके साथ रहने में है और घुटन महसूस हो रही है। लेकिन इस घुटन के बावजूद मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को जहर पीना पड़ेगा। एक बार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि महागठबंधन की एकता के लिए मैं जहर भी पी सकता हूं, लेकिन राजनीति में कौन कितने दिन तक जहर पी सकता है? उपेंद्र कुशवाहा तो महागठबंधन से अलग हो गए। तो जीतन राम मांझी के पास वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं है कि वो वापस महागठबंधन में चले जाएं। हालांकि लालू यादव अभी थोड़े राजनीति में एक्टिव हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार सक्रिय हैं, बिहार में खेल की बात हो रही है। तो क्या जीतन राम मांझी चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और वहाँ जाके जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है।
अभिषेक जी, हमने इस शुरू में कहा कि आपने जीतन राम मांझी को लेकर बहुत ज़्यादा कवरेज किया है, उनकी बातों का आप अर्थ भली भांति लगा पाते हैं। आप ये मानेंगे ना कि लगातार जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल करते हैं और जब देखते हैं कि पाला सही सेट नहीं मेरा बात को लिया जा रहा है तो तुरंत पाला बदल लेते हैं। आपने देखा होगा मुकेश सहनी वाले प्रकरण में जीतन राम मांझी का काफ़ी बयान आ रहा था, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने मुकेश सहनी को निपटा दिया उसके बाद मांझी जी एकदम सन्न पड़ गए। बिल्कुल संट पड़ गए। और इससे आगे बढ़कर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जीतन राम मांझी पहले बीजेपी को लेकर काफ़ी हमलावर हुआ करते थे। बीजेपी पर उनके जो तेवर थे वो बड़े आक्रामक हुआ करते थे। हालांकि अब भी उनकी पार्टी के नेता हैं, यदा कदा बयान सामने आते हैं बीजेपी को लेकर, दानिश रिजवान हो या दूसरे, लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर क्यों है, इसको लेकर भी जीतन राम मांझी ने आपत्ति उठाई थी और लगातार कई बयान बीजेपी के खिलाफ दिए थे। लेकिन हाल के दिनों में जो मुझे समझ में आया उनके कुछ बयानों से या फिर उनकी जो रणनीति है उससे ये लगा कि नहीं, जीतन राम मांझी थोड़े सॉफ्ट है बीजेपी को लेकर। तो आपने ठीक कहा, ये जो मुकेश सहनी का प्रकरण हुआ है या मुकेश सहनी को जिस तरह से निपटाया है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी सहमे हुए जरूर हैं। तो वो ये कह जरूर सकते हैं कि घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई उनके जाने से बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है एनडीए को, वैसा दिखता नहीं है। लेकिन अभिषेक जी, एक चीज़ और मानना होगा कि मांझी जी का जो कद है राजनीति में, तो जिसके जितने संख्या रहेगी उस हिसाब से उसको भागीदारी मिलती है, तो उस कद के हिसाब से मांझी जी की जुबान थोड़ी ज़्यादा नहीं हो रही है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है या वो ज़्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। ये कहने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन 4 विधायक तब ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जब सरकार बचाने के लिए इन 4 विधायकों की ज़रूरत थी। अब आप याद कीजिए कि जब ज़रूरत थी तब भी उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया, तब भी उनकी डिमांड एक मंत्री पद, एक एमएलसी की पूरी नहीं की गई। अब तो ज़रूरत भी नहीं है उनके विधायकों की। अगर वो नहीं बाहर भी आ जाते हैं तब भी सरकार जैसे चल रही है, चलते रहेगी। और देखिए, तोड़फोड़ होगा नहीं होगा, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी के जो विधायक हैं वो नहीं टूटेंगे। हमने चाचा भतीजे को टूटते हुए देखा है। अब आप किसी का तर्क ये हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी में जो विधायक हैं वो उनके अपने परिवार के लोग हैं, खुद जीतन राम मांझी हैं, उनकी समधन हैं, अब बेटा तो एमएलसी हैं, लेकिन नहीं टूटेंगे। हमने चाचा भतीजे को अलग होते हुए देखा है। बिहार में चाचा के साथ 5-4 सांसद चले गए, एक सांसद चिराग पासवान अकेले रह गए। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो जीतन राम मांझी की राह बहुत आसान है, या जीतन राम मांझी की डिमांड पूरी होगी, जीतन राम मांझी सरकार बना लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो चाहे महागठबंधन के साथ रहें, वो चाहे एनडीए के साथ रहें, बहुत तवज्जो उनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि नहीं मिली है, हमने देखा है। और बहुत कुछ बदल नहीं गया है जीतन राम मांझी के लिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट जीतन राम मांझी ने नहीं अचीव कर लिया है कि एकाएक महागठबंधन, एकाएक तेजस्वी यादव, लालू यादव उनको तवज्जो देने लगे। आप मुकेश सहनी का उदाहरण है हमारे सामने कि मुकेश सहनी ये दावा कर रहे थे कि लालू यादव ने उनको कई ऑफर दिए थे। मुकेश सहनी लालू यादव का गुणगान करने लगे थे जब उनको लगा कि नहीं, एनडीए से बाहर कर दिया जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा, तो लालू यादव का गुण गाने लगे थे। लेकिन बावजूद उनको बहुत वैल्यू नहीं दी एनडीए से अलग होने के बाद। आज एकदम अलग आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने उनको एक तरह से स्वीकार नहीं किया। उनके लिए दरवाजे अभी बंद है महागठबंधन के। आपने देखा होगा अभिषेक जी कि अभी जो जातिगत जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें मुकेश सहनी को नहीं बुलाया, उसमें भी नहीं बुलाया गया। अब उसके पीछे शायद ये तर्क हो कि जिसका प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा में उसी पार्टी को बुलाया जाएगा। तो इसलिए हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी के लोगों को भी नहीं बुलाया गया। लेकिन मुकेश सहनी उदाहरण हैं। जीतन राम मांझी शायद यही देख रहे हैं। मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर किया गया, मुकेश सहनी को बीजेपी ने निपटाया, तो उनको बहुत तवज्जो तेजस्वी यादव, लालू यादव ने नहीं दी, बावजूद इसके कि वो लालू यादव का गुणगान कर रहे थे। यहाँ तक मुकेश सहनी ने कह दिया था कि बोचहां की सीट चाहे वो जीतें चाहे तेजस्वी यादव जीत जाएं, क्या फर्क पड़ता है अगर छोटा भाई जीत जाए। बावजूद उसके तेजस्वी यादव ने कोई तवज्जो उनको अब तक नहीं दी है। अभिषेक जी, आखिरी सवाल है कि आपने देखा होगा कि इन दिनों हम के प्रवक्ता हैं या हम पार्टी के नेता दानिश रिजवान काफ़ी हमलावर हैं, खास करके आरजेडी।
देखिए, दानिश रिजवान के भी बयान को अब मुझे नहीं लगता उतनी गंभीरता से लिया जाता है। दानिश रिजवान के बयान को भी दानिश रिजवान भी जाहिर तौर पर जो पार्टी की लाइन होगी, दानिश रिजवान वही कहेंगे, वही बोलेंगे। पार्टी के उनका प्रमोशन जरूर हुआ है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए हैं, लेकिन दानिश रिजवान अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन जो स्थिति उनकी पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की है, जाहिर है वही स्थिति उनकी भी होगी। उनकी भी बात को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता, बीजेपी जेडीयू तो खासकर नहीं लेती है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा, जो लगातार जीतन राम मांझी को लेकर कवरेज करते रहे हैं, और इनका साफ तौर पर का नाम है कि जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इस तरह का बयान देते हैं कि कुछ हमारी और मांगे पूरी हो जाए, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जब देखते हैं जीतन राम मांझी कि किसी तरह की बात नहीं हो रही है, कुछ लफड़ा हो जाए, तो फिर पीछे हट जाते हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण मुकेश सहनी। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहें रवजी लाइव के साथ।